हेलो स्टूडेंट्स, सामान्य अध्ययन को समर्पित 10 सर्वे के क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिए होंगे। इस अंतिम समय में हमारे सामने एक समस्या आती है और हम यह नहीं समझ पाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए यह वीडियो तैयार की गई है। अंतिम समय में दरअसल हमें उन प्रश्नों को हल कर लेना चाहिए जिनकी सहायता से एक पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम संसद नाम के टॉपिक से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप इस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को क्लियर कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज के अंतिम समय में अपनी तैयारी को परखने के लिए बनाए गए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। बी, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में। सी, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। और डी, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। साथियों, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 87 का उल्लेख है, इसलिए हमें उसी के संदर्भ में बात करनी होगी। तो आर्टिकल 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। हालांकि ऊपर वाले तीनों ही ऑप्शन में राष्ट्रपति भाषण देता है, किंतु क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 87 का उल्लेख किया गया है, इसलिए आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता। बी, संसद का हिस्सा होता है। सी, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। डी, संसद में वोट दे सकता है। तो हम जानते हैं साथियों, आर्टिकल 79 कहता है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, इसलिए आंसर सही होगा, संसद का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद राज्य सूची के विषय संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ए, राष्ट्रपति की इच्छा से। बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। सी, किसी भी परिस्थिति में। और डी, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट है, आर्टिकल 249 कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना आवश्यक है, तब संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। आर्टिकल 249 का स्पष्ट उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है। तो यहाँ पर संविधान की विषय सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई और विषय बचता है तब उसको अवशिष्ट विषय कहा गया है। और यही पूछा गया इस प्रश्न में कि वो जो अवशिष्ट विषय हैं, अतिरिक्त विषय हैं, वह उन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो आर्टिकल नंबर 248 में कहा गया है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसके पास हैं। अवशिष्ट विधायी शक्तियों पर कानून निर्माण की अनन्य शक्ति संसद के पास है। इस प्रकार आंसर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ है राजनीतिक शब्दावली में। ए, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। बी, निलंबित प्रस्ताव। सी, स्थगन काल। और डी, प्रश्न उत्तर सत्र। तो शून्यकाल, या जिसको कहते हैं जीरो आवर में एक विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है जीरो आवर। और शून्यकाल के दौरान सदन का कोई भी सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है। इस प्रकार यह एक प्रश्न उत्तर सत्र होता है और आंसर सही होगा प्रश्न उत्तर सत्र। आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। यहाँ पूछा गया है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस का जिक्र हो रहा है, किस स्तर पर होती है।
साथियों, किसी विधेयक पर उसको प्रस्ताव प्रस्तुत करने से लेकर और उसके पास होने तक 3 वाचन होते हैं। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि आम बहस किस वाचन में होती है। तो आम बहस का वाचन होता है दूसरा वाचन। आम बहस के लिए दूसरा वाचन होता है। पहले वाचन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे वाचन में बहस होती है और फिर तीसरे वाचन में उसको पास किया जाता है। इस प्रकार आम बहस का जो वाचन होता है वह दूसरा वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तब इस किसके द्वारा उसे पारित किया जाता है, किस प्रकार उसे पारित किया जाता है। ऑप्शन ए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। ऑप्शन बी, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से। ऑप्शन सी, सदन के 2/3 बहुमत से। और ऑप्शन डी है सदनों के पूर्ण बहुमत से। तो साथियों, जब संयुक्त अधिवेशन होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तब किसी विधेयक पर मतदान करती है वह बैठक, तब दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से वह प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार आंसर सही होगा ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, दोनों में से संसद के एक पटल पर, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, हम जानते हैं कि कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक और विशेष निर्दिष्ट वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर सही होगा सी, दोनों में से संसद के किसी एक पटल पर कानूनी विधेयक रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति किस प्रकार व्यय कर सकते हैं। आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। आर्टिकल 2671 के अनुसार आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है और यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए आंसर सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। कोई धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। ए, राज्यसभा में, बी, लोक लेखा समिति में, सी, लोकसभा में, और डी, लोकसभा तथा राज्यसभा में एक साथ ही। तो अभी हमने जिक्र किया था, कोई धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं आरंभ में। क्वेश्चन नंबर 11, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसे अधिक कितने दिन रोक सकती है। किसी धन विधेयक को यदि लोकसभा पारित करके राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजती है तो राज्यसभा अधिकतम उसे 14 दिन ही रोक सकती है। यदि 14 दिन से अधिक समय वो ले लेते हैं तब उस प्रस्ताव को बिल्कुल वैसे ही पास मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेजा था। इसलिए धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल किसी विधेयक को अधिकतम 14 दिन ही रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। इनमें से कौन सा वो है शब्द है जो भारतीय संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है। ए, वार्षिक वित्तीय विवरण, सी, बजट, बी, विनियोग विधेयक, और डी, भारत की संचित निधि। तो साथियों, हम जानते हैं बजट नाम का कोई भी शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, बजट शब्द का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है। गिलोटिन एक सब वर्ड इस्तेमाल हुआ है, गिलोटिन। तो संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है। साथियों, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन वह स्थिति है जब सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बिना किसी चर्चा के किसी प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लिए जाते हैं और वह समापन का ही एक अन्य रूप होता है। इस प्रकार
गिलोटिन किसी बहस को बंद कर देने के समान है। आंसर सही होगा ए। गिलोटिन का अर्थ है किसी विधेयक पर बहस बंद कर दी जाए और डायरेक्ट उसे मतों के लिए रख दिया जाए सामने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ए, लोक लेखा समिति सार्वजनिक व्यय पर कार्य करती है। बी, भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक सार्वजनिक व्यय पर कार्य नहीं करते हैं, लेकिन यह संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं होता है। प्राक्कलन समिति संसदीय नियंत्रण का अंग है और सार्वजनिक उपक्रम समिति यह भी संसदीय नियंत्रण का अंग है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वह होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसको मैं आंसर को साफ करता हूं, आप इसका आंसर मैच कीजिए। आंसर सही होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित कर दिया है? ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान संसदीय प्रक्रिया का एक अंग है और ये पूछ रहे हैं कि इसकी वजह से किसका क्षेत्र सीमित हो गया है, यानी किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या शून्यकाल। तो साथियों, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जिसके आधार पर संसद के सदस्य किसी मंत्री से किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, बाकी सभी कार्यों को रुकवाकर सरकार का ध्यान उस ओर लाते हैं। इसलिए यह स्थगन प्रस्ताव की स्थान लेने लगा है और इसने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कर दिया है। अंतर सिर्फ इतना है कि स्थगन प्रस्ताव की तरह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में निंदा का प्रस्ताव शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो साथियों, आर्टिकल 84 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2001 में और वहां पर विनिश्चित किया गया कि 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के आंकड़े आने के बाद यह तय किया जाएगा कि लोकसभा के सीटों का आवंटन तब तक 1971 की जनगणना पर ही आधारित रहे। इस प्रकार 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी 2026 के बाद। तो इसका मतलब 2031 में जो जनगणना होगी उसके जो अंतिम आंकड़े आएंगे उनके बाद ही लोकसभा में सीटों का आवंटन बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है और उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उनको हटाना किस प्रकार संभव है? ए, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। बी, यदि लोकसभा अध्यक्ष इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री सत्र पर इस प्रकार निर्णय ले लें, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें। तो साथियों, यदि हमें यह देखना है कि लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से उसकी कार्य समाप्ति से पहले ही हटाया जा सकता है, तो इसमें एक बहुत ही आसान तरीका है कि लोकसभा के सभी सदस्यों को इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करना होता है और यह प्रस्ताव लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से ही पारित हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना उनको दे दी जानी चाहिए और यह उल्लेख हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 94C में। आर्टिकल 94C में यह कहा गया है कि लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से राज्य के किस युग्म को लोकसभा की समान सीटें प्राप्त हैं? तो लोकसभा की समान सीटें प्राप्त होने वाले राज्य पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। पंजाब को सीटें मिली हुई हैं 13 लोकसभा में, असम को मिली हुई हैं 14, तो यह भी ऑप्शन गलत हुआ। गुजरात को मिली हुई हैं 26 सीट्स और राजस्थान को मिली हुई हैं 25 सीट्स, यह भी गलत हुआ। मध्य प्रदेश को मिली हुई हैं 29 सीट्स और तमिलनाडु को मिली हुई हैं 39 सीट्स, यह भी गलत हुआ। आंध्र प्रदेश को मिली हुई हैं 25 सीट्स और राजस्थान को मिली हुई हैं 25 सीट्स, यह ऑप्शन सही हुआ। इस प्रकार आंसर सही बनेगा डी, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा को
उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। अब यहाँ लोकसभा का जिक्र है कि उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग कर देना है, तो क्या करना होगा? राष्ट्रपति द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार किया जा सकता है। बी, अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा किया जा सकता है। सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। और डी, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर किया जा सकता है। तो साथियों, आर्टिकल 85(2) में कहा गया है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है और इसके लिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश राष्ट्रपति से होनी चाहिए। इस प्रकार आंसर सही होगा सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि के लिए 1 घंटा निश्चित है। 1 घंटा शून्यकाल अधिकतम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक किस तरह से समाप्त हो सकती है? ए, स्थगन द्वारा, जी हाँ हो सकती है। बी, सत्रावसान द्वारा, हाँ वह भी हो सकती है। सी, विघटन द्वारा, वह भी हो सकती है। उपरोक्त सभी, तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी, किसी लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान या विघटन, इन सभी के द्वारा समाप्त हो जा सकती है। स्थगन करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। स्थगन जो करते हैं, ये याद रखने वाली बात है, वह करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जबकि सत्रावसान और विघटन करते हैं राष्ट्रपति। तो या तो राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की बैठक की समाप्ति की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। तो यदि किसी प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त ना हो तो वह अपनी जमानत खो देता है। यहाँ होगा कुल पड़े हुए वैध मतों का 1/6। कुल पड़े हुए वैध मतों का 1/6 किसी प्रत्याशी को प्राप्त करना होता है यदि उसे लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत बचानी है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कहां से आते हैं? ऑप्शन देखते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं, राज्य की विधान परिषदों के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों के द्वारा चुने जाते हैं, नगर पालिका के सदस्यों और ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो हम जानते हैं साथियों, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो किसी राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। आंसर सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यदि राज्यसभा भंग करनी है तो यह कौन करेगा? साथियों, हम जानते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर सही होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यह किसी को अधिकार नहीं है कि वह राज्यसभा को भंग कर दें। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा में विपक्ष के किसी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने की एक परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार आंसर सही होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है और वह सामान्यतः विपक्ष से होता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे? तो भारत के पहले स्पीकर जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ गया था, ये शुरुआत में ही हो गया था काम। घटना है, वर्ष था 15 दिसंबर 1954 को JB कृपलानी के नेतृत्व में कुछ लोग इकट्ठा हुए, संसद सदस्य इकट्ठे हुए और वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर। उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाए, लेकिन यह प्रस्ताव 2-3 दिन में ही गिर गया और 18 दिसंबर को लोकसभा ने इसे अस्वीकृत कर दिया, लेकिन प्रस्ताव आया। इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा GV मावलंकर। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था और यह घटना है 1954 की। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो बहुत सरल सी बात है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। यह तय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष कि वह धन विधेयक है या नहीं है।
और वह इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी लगाते हैं कि यह धन विधेयक है और उस पर हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करते हैं कि यह धन विधेयक है। इस प्रकार कोई किसी धन विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित प्रश्न समझ लें क्या है। संप्रभुता का मतलब है भारतीय संसद की शक्ति प्रतिबंधित है, कौन नियंत्रित कर रहा है। अब इस प्रश्न को इस तरह से पढ़ लें कि भारतीय संसद की शक्ति को कौन नियंत्रित करता है। आसान भाषा हो गई है। अब ऑप्शन देख लें। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो भारतीय संसद की शक्ति को नियंत्रित करती है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, जिसका नाम है न्यायिक समीक्षा। क्या नाम है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय यह तय करता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून क्या संविधान सम्मत हैं या नहीं है। इस प्रकार संसद की कानून निर्माण की शक्ति को नियंत्रित करती है न्यायिक समीक्षा। आंसर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का जो सचिवालय है वह ए संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, जी नहीं। राष्ट्रपति के अधीन है, जी नहीं। सरकार से स्वतंत्र है, यह सही बात है। और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, जी नहीं। इस प्रकार आंसर सही होगा, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। बात हो रही है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी संविधान, डी धर्म। तो यहां पर स्पष्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी। ए दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, बी हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, और डी स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। थोड़ा सा देख लें, ये घटना है 1961 की। 1961 में पहली बार राष्ट्रपति जी के द्वारा दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में पहली संयुक्त बैठक बुलाई गई थी और विधेयक पास कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। यानी दोनों सदन किस संबंध में संयुक्त बैठक कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक में, जी नहीं। वित्त विधेयक में, जी नहीं। साधारण विधेयक में, हाँ। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, जी नहीं। तो आंसर सही होगा सी, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब हो सकती है, किसी साधारण विधेयक के संबंध में ही हो सकती है। ना संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में होती है, ना विशेष प्रकार के वित्त विधेयक, और ना ही धन विधेयक के संबंध में, ना ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दोनों एक जगह बैठ सकते हैं। केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 33, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकते हैं और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकते हैं। यह घटना क्या कहलाती है। तो ए मर्यादा, बी पक्षत्याग, सी अंतरप्रदन, डी बैठ जाना। तो यह घटना कहलाती है बैठ जाना। यानी लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोकते हैं और उनकी जगह किसी दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कहते हैं, तब यह व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था बैठ जाना कहलाती है। यील्डिंग द फ्लोर। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन अनुपस्थित रहता है यह पूछा गया है। तो 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिन तक संसद की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तब उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। आंसर सही होगा 60 दिन। याद रखें, इन 60 दिनों में सत्रावसान की अवधि नहीं गिनी जाती है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है
इसलिए आंसर सही होगा ए। निम्नलिखित में से कौन भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? भारत में क्षेत्रवाद का उदय, क्षेत्रवाद का मतलब है जब कोई पार्टी किसी अपने विषय विशेष, क्षेत्र विशेष पर ही ज़्यादा फोकस करती है, राष्ट्रीय हितों को वरीयता में नीचे रख देती है, तब उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। ए असंतुलित विकास, सही। सांस्कृतिक पहचान खोने का भय और राजनीतिक वर्चस्व। देखिए, यदि असंतुलित विकास हो रहा है देश में, एक राज्य पिछड़ रहा है, तो उस पिछड़े राज्य में क्षेत्रवाद पनपेगा निश्चित रूप से। यदि कोई राज्य के ऊपर खतरा है कि वह अपनी संस्कृति को खो देगा, अपनी विशेष संस्कृति को वह खो रहा है, तब भी क्षेत्रवाद का बढ़ावा मिलेगा। और यदि किसी छोटे से राज्य में कोई ऐसी पार्टी कार्य कर रही है जो उस राज्य के लिए तो सबसे अच्छी है, लेकिन वह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नहीं कर पा रही है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बन पा रही है, तब भी वह पार्टी उस क्षेत्र को बढ़ावा देगी। इस प्रकार ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं और इसलिए आंसर सही होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? ऐसी लोकसभा जिसका कार्यकाल 6 वर्ष रहा वह लोकसभा थी 5वीं लोकसभा, और 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक रहा। इस प्रकार लगभग 6 वर्ष तक यह 5वीं लोकसभा कार्यशील रही। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? पद की शपथ कौन नहीं लेता? क्या राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं लेते? लेते हैं। क्या उपराष्ट्रपति पद की शपथ नहीं लेते हैं? लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेते हैं? लेते हैं। क्या स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता? हाँ, स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता है। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वह अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, वह लोकसभा के एक सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। अध्यक्ष पद की अलग से कोई शपथ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र ए महान्यायवादी, नहीं। बी भारत के राष्ट्रपति, नहीं। सी उपाध्यक्ष, जी हाँ। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? जी नहीं। तो आंसर सही होगा कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। आर्टिकल 94 बी में इसका जिक्र है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके होता है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी मुद्दे पर लोकसभा में तो सरकार जीत जाती है और राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो सरकार पर उसका क्या असर होगा? ए प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है। बी संसद भंग हो जाती है। सी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। डी उपरोक्त में से कुछ नहीं होता। साथियों, यदि राज्यसभा में सरकार पराजित हो जाती है तो उसका कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। इसलिए राज्यसभा में यदि वह पराजित भी हो जाती है तो उसका सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। तो स्वर्ण जयंती समारोह का मतलब है कितने वर्ष हुए होंगे? 50 वर्ष हुए होंगे, 50 ईयर पूरे हो गए होंगे। तो हम देखते हैं कि लोकसभा का प्रथम जो बैठक थी वह 13 मई 1952 को बैठी। ये हम पिछली अपनी वीडियो में कर चुके हैं। 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक बैठी, 1952। और कितने हो जाएंगे 50 वर्ष? 1952। और 50 वर्ष कब हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 13 मई 2002 को। तो इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा 13 मई 2002, आंसर सही होगा डी। साथियों, इस प्रकार ये महत्वपूर्ण 40 प्रश्न थे जो संसद संबंधी आपकी अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।